प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हम कर रहे हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखो हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे उन सब क्वेश्चंस में प्रॉपर ऐसा एक केस होता था कि ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन फ्रॉम सो एंड सो हाइट। लेकिन ऐसे भी केसेस जहां हमें खुद से समझना है, मतलब वो एक केस दिया हुआ है, उसमें कोई बोल नहीं रहा है कि हमने हॉरिजॉन्टली ही थ्रो किया है, बट क्वेश्चन में कोई केस बना के दिया और उस केस में हमें ये सारा कंसेप्ट यूज करना है जो डिस्कस किया है। तो ऐसे कुछ लिखें एग्जांपल्स। एन एरोप्लेन ट्रेवलिंग एट 150 किलोमीटर पर आवर wants to drop supplies to flood victims isolated on a patch of land 250 meter below, on a patch of land 250 meter below, full stop. The supplies should be dropped. How many seconds before? Supplies should be dropped how many seconds before the plane is directly overhead? How many seconds before the plane is directly overhead? तो इस केस में एक प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है और उसके पास स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने 1D के क्वेश्चंस में ऐसे एग्जांपल्स किए थे कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून। तो वहां हमने समझा था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है विद रिस्पेक्ट टू बैलून, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वही होती है जो बैलून की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। तो ये प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, जब इसमें से कोई भी सप्लाई ड्रॉप की जाएगी तो उस सप्लाई के पास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सप्लाईज के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इनिशियल वेलोसिटी होगी। यानी आपके लिए जो केस का बिगिनिंग है, it is the moment when supplies has been detached from the plane. So at that moment ground के with respect to supplies के पास वही वेलोसिटी है जो प्लेन की है। तो यहां पर ये ग्राउंड, ठीक है, और 250 मीटर बिलो, ये 250 मीटर बिलो। अब ये सप्लाईज प्लेन से यहां डिटैच होंगी तो ये सीधी यहीं नहीं गिरेंगी, इनको ये पाथ फॉलो करना है ग्राउंड फ्रेम में। जो सप्लाईज हैं उनका पाथ ग्राउंड फ्रेम में क्या है? तो आंसर है ग्राउंड फ्रेम में वो एक कर्व पाथ। तो सप्लाईज जहां ड्रॉप करानी है, मान लो पीस ऑफ लैंड जहां ड्रॉप करानी है वो ये है, तो इस पीस ऑफ लैंड के ओवरहेड आने का मतलब है यहां आ जाना। तो प्लेन जब इस पॉइंट के ओवरहेड होगा उससे पहले ही उसको सप्लाईज ड्रॉप कर देनी पड़ेंगी, तब सप्लाईज यहां फॉल होंगी। इस हाइट पे फ्लाई होता हुआ मान लो वो यहां ड्रॉप करता है, तो यहां ड्रॉप करता है तो फिर ये यहां फॉल होगा, मिस हो जाएगा, वहां फॉल नहीं करेगा। तो अगर यहां फॉल कराना है तो क्वेश्चन ये है कि इसके डायरेक्टली ओवरहेड आने से कितना टाइम पहले सप्लाईज को ड्रॉप किया जाए। तो ये जो केस आपके पास है सप्लाईज के लिए, तो इस हाइट को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उतने टाइम में ना एसएक्स ट्रेवल हो जाता है। तो उतना टाइम पहले
यानी आपके पास h जो y में है -250, uy 0 का केस तो हाफ -10 t स्क्वायर, माइनस कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो √50 इज t। इतना टाइम पहले। अब समटाइम्स ये भी क्वेश्चन होता है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले, तो ये t जो फाइंड आउट किया और जो ये u है ये मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो दिस u इंटू t इतने मीटर पहले, यानी जिस पॉइंट पर ड्रॉप कराने का एम है उससे इतने मीटर पहले ये डिटैच होना चाहिए। कभी कैसे बनाते हैं क्वेश्चन कि उसने तो डायरेक्टली ओवरहेड आकर के ही ड्रॉप किया, तो कितने डिस्टेंस से या इस पॉइंट से कितना अवे वो फॉल हुआ, तो यहां ड्रॉप किया, यहां u थी, ये h है, तो ये फॉल होगा, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतने ही टाइम में ये कहीं भी ड्रॉप कराओ, उस पॉइंट से आगे फिर वही केस बनेगा जो केस हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट, a rifle fires a bullet, a rifle fires a bullet with initial velocity of, a rifle fires a bullet with initial velocity of 500 meter per second, with initial velocity of 500 meter per second at a small target, at a small target 50 meter away, at a small target 50 meter away, full stop. How high above the target must the rifle be raised, must the rifle be raised so that the bullet will hit the target, so that the bullet will hit the target? ये केस समझे आप, ये राइफल है, इस राइफल से बुलेट हॉरिजॉन्टली फायर होगी लाइक दिस, और ये 500 मीटर पर सेकेंड से फायर होगी। तो फायर होने का मतलब है कि एम किया हुआ ना, किसी टारगेट को एम किया हुआ। तो इस टारगेट, ये टारगेट कितना अवे है, ये टारगेट 50 मीटर अवे है। क्वेश्चन सेज कि 50 मीटर अवे एक टारगेट को एम किया और स्पीड थी बुलेट की 500, तो ये बुलेट स्ट्रेट नहीं जाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी ये बुलेट ये पाथ फॉलो करेगी। यानी इस XY प्लेन में ये केस क्या है कि बुलेट के लिए UX है 500, AX है 0, UY है 0 बट AY है -G। तो इतना SX ट्रेवल करने में SX इज 50 मीटर, तो SX इज UXT, तो 50 अपॉन 500 इज T और इट इज 1/10 सेकेंड्स। इस 1/10 सेकेंड्स में जो SY है, ये SY आपके पास ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये SY, लेट अस कॉल इट एज H, तो ये आपके पास -H, इट इज हाफ -G T स्क्वायर, तो माइनस कैंसिल, और यहां से H सॉल्व होता है हाफ इंटू 10 एंड T स्क्वायर,
इंटू 1/100, ठीक है। ये सॉल्व होता है आपके पास 1/20 मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, इसने इतना एसएक्स ट्रेवल करने में, बुलेट की जो यू गिवन है ना, उस यू के चलते 50 मीटर का एसएक्स ट्रेवल करने में 5 सेंटीमीटर का एसवाई होना ही है। तो अगर आप इस पॉइंट को एम करने की बजाय इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट एम करें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पहले ही सप्लाईज ड्रॉप की, ऐसे ही आप इस पॉइंट को हिट करना चाहते हो तो आप इसको एम नहीं करो, आप इसके ऊपर जो पॉइंट है उसको एम करो। कितना ऊपर? जितना इस एस एक्स में एस वाई होता है वो सॉल्व हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको 5 सेंटीमीटर लिफ्ट करके हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे तो ये बुलेट सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी और ये पॉइंट हिट होगा। और अगर आप इसी को एम करेंगे तो आप 5 सेंटीमीटर बिलो द टारगेट हिटिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, two buildings are 30 meter apart. Two buildings are 30 meter apart. Full stop. What is the speed? What is the speed with which? What is the speed with which a ball must be thrown horizontally? What is the speed with which a ball must be thrown horizontally from a window 150 meter above the ground in one building, from a window 150 meter above the ground in one building, so that it enters a window 27.5 meter, so that it enters a window 27.5 meter from the ground in other building, 27.5 meter from the ground in other building. तो ये एक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में ये ग्राउंड, वन 150 मीटर above the ground, और यहां से हॉरिजॉन्टली फायर किया, और इससे 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक और बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में 27.5 मीटर above the ground, 27.5 मीटर। तो किस स्पीड से इसको यहां से थ्रो करें हॉरिजॉन्टली कि ये इस विंडो में एंटर हो, लाइक दिस। देखो, इस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट बी, ए टू बी के लिए 150 minus 27.5, it is 122.5, तो एस वाई माइनस 122.5 है, और ए वाई माइनस 9.8 है। जी, ये मीटर
ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और uy तो 0 है, तो आप -122.5 इज हाफ इंटू -9.8 टी स्क्वायर सॉल्व करें तो टी आता है 5। और उस टाइम में जो Sx कवर कराना है वो है 30 मीटर, और Ux इज U, Ax इज 0 और टाइम है 5, तो ये 30 इक्वल टू U इंटू 5, यानी कि U हो गया 6, U हो गया 6। तो 6 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो करना पड़ेगा, यानी आपको वही सब बात, लेकिन कुछ भी ऐसा केस दे दिया जाता है और उस केस में उसको सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट और नोट करें क्वेश्चन। ए बॉल rolls off the top of a stairway, स्टेयर्स जैसे होती है ना, तो stairway rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity of 4.5 meter per second, 4.5 meter per second, and the ball strikes the edge of nth step, स्टेयर्स बनी हुई ना, तो स्टेप्स बने हुए हैं, तो एक बॉल रोल होती हुई और किसी nth स्टेप के एज को हिट करती है, स्ट्राइक्स द एज ऑफ nth स्टेप, फुल स्टॉप। if the steps are 0.2 meter high and 0.3 meter wide, if the steps are 0.2 meter high and 0.3 meter wide, then what is the value of n? तो इस तरह से ये आपके पास स्टेयर्स ठीक है, और ये nth स्टेप, बीच में कितने स्टेप्स है पता नहीं। ये एक बॉल जो जब इस हॉरिजॉन्टल है ना, तो इस पर चलते हुए इससे डिटैच हो गई, तो इसके पास इस पर जो स्पीड थी वही स्पीड डिटैच होते समय है, तो बॉल के पास u है 4.5 मीटर पर सेकंड, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो फिर से ये जैसा आप XY प्लेन डील करते हो वैसा ही केस हो गया, और ये बॉल यहां से इस स्टेप nth स्टेप के एज को हिट करती, एज को, तो ये आपके पास यहां से यहां तक का ये केस हो गया। Each step is 0.2 meter high and 0.3 meter wide, यानी यहां से यहां तक जो Sx है वो n इंटू 0.3 है, और जो Sy है, Sy ठीक है साइन के साथ डाउनवर्ड है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ Sy तो n टाइम्स 0.2 है, और u है 4.5, ये ux है 4.5, और uy तो 0 और ax 0 और ay -0। देखो आप sy सॉल्व होके बनेगा, उसको माइनस साइन लेंगे ना, तो हाफ gt स्क्वायर, राइट, एंड sx इट इज ux इंटू टी। तो आप यहां से ये t यहां पुट करें तो sy इज हाफ g sx स्क्वायर अपॉन ux स्क्वायर। तो इसमें आप sy sx पुट करें
n into 0.2 is equal to g by 2. G by 2 is 10 by 2. It is n into 0.3 square upon ux square, that is 4.5 स्क्वायर. तो अपने आप यहां n और यहां n स्क्वायर आएगा, एक n तो कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप n सॉल्व कर ले. मेरे ख्याल में n सॉल्व करके आंसर आता है 9. अनदर स्टेप, n इज 9. बाकी चेक कर लीजिएगा आंसर क्या आता है, बट यहां से n सॉल्व होना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two particles, अभी एक जनरल सा क्वेश्चन है ये. Two particles are located at one point and moving with velocities 1 meter per second and 4 meter per second horizontally in opposite directions. Initially, ठीक है, initially. What is the distance between the particles? What is the distance between the particles at the moment? What is the distance between the particles at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular? At the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular. देखो, एक पॉइंट, स्पेस में कोई पॉइंट, उस पॉइंट पर एक के पास 1 मीटर पर सेकेंड और दूसरे के पास 4 मीटर पर सेकेंड. ये जैसे एक ही पॉइंट से हम अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली दो ऑब्जेक्ट्स को थ्रो कर दें. ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है. अब इसने अपनी ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी है, ठीक है ना, और इसने अपनी ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी है. एक तो ये बात समझें कि दोनों का ना uy 0 है, तो किसी भी t टाइम के बाद दोनों का sy सेम ही होना है. यानी एक ही पॉइंट से ये थ्रोन थे ना, तो आप कभी भी किसी t पर चेक करोगे तो वो वर्टिकली तो एक ही लेवल पर होंगे. क्यों? क्योंकि दोनों का uy 0 है, दोनों का ay g है, तो sy दोनों का सेम ही होना है. खाली हॉरिजॉन्टली उनके बीच में गैप जो है वो बढ़ रहा है. तो किसी भी t पर उनके बीच में डिस्टेंस का मतलब है ओनली दी हॉरिजॉन्टल सेपरेशन. देयर कैन नेवर बी दी वर्टिकल सेपरेशन, क्योंकि sy दोनों का सेम रहेगा किसी भी t में. तो जिस भी t पर ऐसा हुआ तो उस समय क्या सेपरेशन है? तो यहां से इसका जो sx है वो 1t है और इसका जो sx है वो 4t है. यानी एट एनी t जो सेपरेशन बिटवीन देम है ये 5t है. सेपरेशन बिटवीन देम है 5t, और t हमें ढूंढना है क्योंकि कोई t बताया नहीं है.
लेकिन t के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इस मोमेंट पर इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ v1 है और इसका वेलोसिटी वेक्टर v2 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस v2 को मैं एक्सटेंड कर दूं, v2 की यहां डायरेक्शन है और v1 की यहां डायरेक्शन है, तो इस मोमेंट पर v1 वेक्टर और v2 वेक्टर इन दोनों में एंगल 90 है। अब जैसे किसी भी t पर अगर मैं यहां vx लिखूं तो vx इज 1 तो सेम रहता है, और मैं यहां vy लिखूं तो ये uy 0 है, अनटाइम t की बात हो रही तो ये gt है, यानी एज वेक्टर लिखें तो v1 वेक्टर क्या है? 1i कैप माइनस gt j कैप। और ऐसे ही ये v2 वेक्टर की बात करें तो इसका भी जो x कंपोनेंट है ये क्या है? 4 है, और जो y है वो क्या है? वो gt है। तो v2 वेक्टर इट इज माइनस 4i कैप माइनस gt j कैप, माइनस 4i कैप माइनस gt j कैप। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एट दिस t जो v1 वेक्टर है वो v2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एज v1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर। तो दो वेक्टर्स जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वी कैन यूज दैट परपेंडिकुलरिटी कंडीशन कि उन वेक्टर्स को अगर i कैप j कैप में लिख लिया है आपने तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट v1 डॉट v2 इज 0, जिससे इसको सॉल्व करें तो -4 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि gt इज 2, जिसका मतलब है कि t इज 0.2, t इज 0.2। तो उस t पर व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन तो एट एनी t लिखा ना 5t, तो t को पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 0.2 यानी कि 1 मीटर। उस मोमेंट पर सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 मीटर। क्लियर? अच्छा, जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ऐसे अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं तो इस t पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, देखो जब जो sx होता है और sy होता है तो sxi कैप और syj कैप ये s वेक्टर बोला जाता है। तो इसने किसी t में sx भी किया है, sy भी किया है, यानी मैं एट एनी t इन दोनों के रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स लिखूं तो s1 वेक्टर नाउ व्हाट इज sx? 1t i कैप, ये 1t, और ये क्या है? हाफ gt स्क्वायर, लेकिन डाउनवर्ड तो माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। ऐसे ही s2 वेक्टर किसी t में तो -4t i कैप और माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। जैसे इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई थी कि उस मोमेंट पे सेपरेशन बताओ जब इनके वेलोसिटी वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो इसकी जगह पर यह भी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि उस मोमेंट पर सेपरेशन बताओ जब इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है? तो आप वो कंडीशन ढूंढने के लिए s1 डॉट s2 0 करेंगे, सेम ऐसे ही, तो एक t आएगा और वो t पुट करके सेपरेशन आएगा। तो बहुत बार इतना ही क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम के बाद
वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जस्ट फाइंड आउट दिस टी, या कितने टाइम के बाद इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो आपने यहां से कर देना है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने एग्जांपल्स किए, देखो जब भी किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है ना, तो वो एक तरह से उसको नाम दे दिया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हमने तो खैर हर क्वेश्चन में, मैंने आपको प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए हर बार हर क्वेश्चन में एक्स वाई ऐसा डील कराया आपको, लेकिन क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सा केस है, तो किसी एच हाइट से अगर आप यू स्पीड से थ्रो कर दें, तो यहां जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर वो टी है, तो माइनस एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से वो टी, मतलब जी भी माइनस है ना, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी माइनस कैंसिल, तो 2h अपॉन जी अंडर रूट। कई बुक्स में ऐसे ना फॉर्मूला बना के दे दिया है, तो ठीक है वो आप भी बना लो, बनाना है तो, बट फॉर्मूला भी प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएगा, लेकिन हमें ना कोई भी केस आ सकता है, इसलिए मेरा हमेशा एम्फेसिस रहता है कि फॉर्मूला बहुत याद करने की बात नहीं है, यहां इसको याद करने की उतनी यूटिलिटी नहीं है जितना आप कंसेप्ट को समझें, और फिर धीरे धीरे ये केस आप जब मर्जी बना लो, ये याद हो जाएगा। इसमें रेंज क्या है, इस तरह से दो चीजों के ना स्टैंडर्ड से फॉर्मूले बना लिए कि रेंज इज एस एक्स होता है यू एक्स टी, तो रेंज इज u इंटू रूट 2h बाय जी। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज। तो थोड़ा सा ये भी नोट कर लें, बाकी आपके पास जनरल एक पूरे कंसेप्ट समझाया हुआ मैंने, लेकिन इसी सब में वैसे भी एग्जांपल्स देखें कि हाइट से, देखो अगर आप हॉरिजॉन्टली थ्रो नहीं करते हो बट किसी एंगल पे करते हो, तो उसको बोल देते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। यानी पहली कंडीशन क्या थी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो वर्टिकल लाइन के अलोंग नहीं है तो प्रोजेक्टाइल। अब वर्टिकल लाइन के अलोंग नहीं है, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्या इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है या हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर है। तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और अगर हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर है तो बोल देते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो जरा समझ लें उस बात को कि मान लो हमें हाइट से थ्रो किया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से दे दी u, और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका क्या एंगल है, वो एंगल थीटा बता दिया। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब सॉल्व करना है तो अगेन अभी इस u हमने हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एक्स वाई डील करना है, तो ये ux is u cos theta and uy is u sin theta। तो sx is range, sy is minus h, uy is plus u sin theta, ay is minus g। तो यहां से sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व होगा, और यू एक्स इज यू कॉस थीटा एंड ए एक्स इज 0, तो रेंज यू कॉस थीटा इंटू टी सॉल्व होगा। यहां से जो टी सॉल्व होगा वो यहां पुट होगा और उससे रेंज आएगी। इसके अलावा और भी कुछ पूछ सकते हैं कि ऑन दी वे किसी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, या जब हिट करना है तो किस वेलोसिटी से हिट करना है।
तो कुछ नहीं, वो x हिटिंग से पहले vx और vy, फिर v आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। घूम फिर के वही बात बार बार पूछी जा रही होती है, ठीक है। किसी पॉइंट की यहां से थ्रो किया, किसी t के बाद क्या वेलोसिटी है, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो वो आपने एक्स वाई स्प्लिट कर देना है, ए एक्स 0 ए वाई -g, और अकॉर्डिंगली जो यू एक्स यू वाई बन रहा है उसका साइन लेते रहना है। अभी जैसे यहां सपोज ये अप ना करके यहां केस ऐसा बन सकता है ना कि इसको ऐसे थ्रो कर दें सम थीटा, तो ये u cos थीटा और ये आपके पास u sin थीटा। तो ux is u cos थीटा एंड uy इट इज माइनस u sin थीटा, और बाकी सारी बात वही है, h माइनस ही है, तो फिर से सब यूज करेंगे साइन के साथ, t आएगा, और ये तो वही केस है। तो आपके पास इस तरह से ये ट्रैजेक्टरी फॉलो होगी, पाथ फॉलो होगा, और ये हिट करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज फॉलो हो जाएगा। तो कैसा भी केस दिया हो, हर केस में आपने हॉरिजॉन्टल को x, वर्टिकल को y, ऐसा डील करते रहना है। और इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन जो केस आपको दिया जाता है वो ये कि हम ग्राउंड पर से ही किसी पॉइंट से थ्रो करें। जैसे ये आपके पास हॉरिजॉन्टल, और आपने किसी u से थ्रो किया। अब मोस्टली हमें एंगल विद हॉरिजॉन्टल दे देते हैं या वर्टिकल दे देंगे, कुछ तो एक देंगे, सो दैट आप इसका x कॉम्पोनेंट ux और y कॉम्पोनेंट uy ये बना सकें। और इस केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड पर ही है, किसी हाइट पर नहीं है, और इसका जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है वो भी ग्राउंड है। तो ये एक मोस्ट कॉमन केस है प्रोजेक्टाइल में, जिसमें आपको ग्राउंड से किसी पॉइंट से थ्रो करके और ग्राउंड पर ही उसको वापस फॉल करा लेते। तो ऐसे केस में आप देखें तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की बात करें तो एस वाई तो 0 ही है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या है, ये गए और वापस आ गए। तो आपको ये माइंड में क्लियर होनी चाहिए बात कि वाई डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड थ्रो किया और वापस आ गया, और हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर 3 चीजें स्टैंडर्ड, बल्कि बुक्स में आप देखेंगे तो वहां डिराइव भी करके दी हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एस वाई 0 ए वाई -g और यू वाई इज, इस केस में u sin थीटा। तो आपके पास यूजिंग एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इट इज 0 यू वाई टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी यू वाई टी इट इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी से टी कैंसिल, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy/g। अब uy अगर इस थीटा की टर्म्स में लिखना है तो ये 2u sin θ/g। तो क्योंकि ये मोस्ट कॉमन केस है तो इसका थोड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट याद भी कर लेते हैं। और 1 सेकंड की बात है, uy 0 होना है, u/g, फिर u/g 2u/g होता ही था, तो ये भी क्या 2uy/g। और इस केस में ये बात भी बहुत कॉमन पूछते हैं कि मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, तो पहले डिस्कस किया कि एच मैक्स वो पॉइंट है, यानी ए टू बी इज द टोटल फ्लाइट। और ये भी समझे यहां बात, जैसे हमने 1D में डिस्कस किया था ना
कि वर्टिकली आना और फिर वापस आना, वर्टिकली जाना और आना क्या है, सिमेट्रिक। तो ऐसे ही A to C, C is the point which is maximum height, means C is the point where Vy is 0। A to C का जो टाइम है वही C to B का टाइम है। आप उस बात को जो आपने 1D में डिस्कस की हुई है उसको याद रखें। यानी इस केस में सब बात होगी कि मान लो ये कोई हाइट है जाते हुए, A to C पार्ट है जहां Uy अपवर्ड है, C to B पार्ट है जहां Uy डाउनवर्ड है। तो जाते हुए ऑन दी वे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर जो Vy अपवर्ड है तो उसी हाइट पर वापस आते हुए वही Vy डाउनवर्ड होगी। और Vx तो हर पॉइंट पे Ux ही रहनी है। इवन हाईएस्ट पॉइंट पर भी जहां Vy 0 है तो वो Vx Ux ही है। आता समझ में? A टू दिस पॉइंट जो टाइम लगेगा रिवर्स में यहां से यहां वही टाइम लगेगा। ऐसे ही जो यहां से यहां टाइम लगेगा वो यहां से यहां टाइम लगेगा, क्योंकि A टू C यहां सिमेट्रिक टू C टू B हो जाएगा। और X में तो वैसे ही सिमेट्रिक था क्योंकि एक्सेशन था ही नहीं। यानी इस पॉइंट का यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, यहां पर वही डिस्टेंस ये होगा। इवन ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में सेम होंगे। यानी टोटल डिस्टेंस अगर रेंज है R तो ये R/2 हाईएस्ट पॉइंट और ये भी R/2। और क्योंकि जिस Uy से थ्रो करोगे रिवर्स वही Uy होनी है, तो इस पॉइंट पर हिट करते हुए वही U होना है जिस U से थ्रो किया था, वही एंगल भी होना है। रीजन Vx और Vy दोनों को सेम होना है। और अगर ये Hmax ढूंढना है तो A to C यूज Vy स्क्वायर माइनस Uy स्क्वायर इक्वल टू 2AySy। तो 0 स्क्वायर माइनस Uy स्क्वायर 2 माइनस G और ये प्लस Hmax, तो माइनस कैंसिल, Uy स्क्वायर अपॉन 2G, ये है Hmax। ठीक है? और Uy पुट कर दें इस थीटा की टर्म्स में, तो आप इसको U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G भी लिख सकते हो। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G भी लिख सकते हो। ठीक है? और थर्ड चीज जो स्टैंडर्ड है वो है रेंज। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि A टू B के लिए जो Sx है वो है रेंज और ये Ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये है आपके पास, तो यहां से 2 टाइम्स Ux Uy अपॉन G। देखो Ux Uy की टर्म्स में भी बात याद रखें, बिकॉज बहुत बार हमें ये U देकर थीटा देकर क्वेश्चन ना बना के डायरेक्ट Ux Uy दे देते हैं कि बॉल थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना था, वर्टिकल इतना था, व्हाट इज द रेंज। तो एक स्टेप में आपको 2 Ux Uy बाय G अगर याद रखा है तो, और थीटा की टर्म्स में तो वो भी बना सकते हैं। ये बन जाएगा रेंज इज 2 U cos थीटा, नाउ दिस थीटा इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल, और ये है U sin थीटा बाय G। अब क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया हमने,
इसको यहां इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि यहां क्या बन गया है, यू स्क्वायर, ये बन गया है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये रेंज सॉल्व हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और अगेन फॉर्मूलाज याद हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप एक्स वाई में उसको डील करें। बल्कि मैं तो एडवाइस करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसको एक्स वाई से ही ट्राई करो, और करते करते ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज भी याद हो जाते हैं। यानी अगर आप फॉर्मूलाज भूलते हैं मान लो, और आप कोई क्वेश्चन है एंड यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय फॉर्मूला ओनली, और फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप ये प्रैक्टिस ही नहीं बनाओ कि कोई बुक खोल के पहले फॉर्मूला देख लें, आप उसको वहीं पर फिर डिराइव कर लो। जब जितनी बार आप उसको भूलें, आप उसको बुक या कॉपी खोल के फॉर्मूला देखें मत, आप इसको डिराइव कर लें। आप इस सारे केस में आपको एक्स वाई का पूरा कंसेप्ट बहुत क्विक करना आना चाहिए विदाउट एनी एरर, तो उसकी प्रैक्टिस बनाओ। आप मोस्टली बुक्स में देखेंगे ना, तो प्रोजेक्टाइल के इस कॉमन केस में बहुत बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में फिर हमारा मन हो जाता है कि फॉर्मूला ही जल्दी से यूज करो, तो यूज करो, मैंने भी फॉर्मूला इसलिए कराया है आपको, लेकिन वो फॉर्मूले के पीछे की पूरी बात अगर हमें अच्छे से आती है तो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड नहीं भी होगा, जनरल क्वेश्चन होगा, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो अभी ये जो केस है, इस केस को लेते हुए क्वेश्चन नोट करें। मैं हर केस में बार बार ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एक ही लेवल पर है, अंडरस्टूड है, क्योंकि हम उसी के केसेस को कर रहे हैं। A projectile is projected at an angle of 30 degree from the horizontal, 30 degree from the horizontal, with a velocity of 98 meter per second, with a velocity of 98 meter per second. Calculate. Number 1, time to reach the maximum height, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी ए टू सी टाइम खाली। और समझो आप, जो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u/g, उसमें अगर आप टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पूछते हो तो आंसर आएगा u/g, क्योंकि ए टू सी का टाइम है u/g और सी टू बी का भी टाइम है u/g, उन दोनों का सम ही है 2u/g। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, second part total time of flight, third part maximum height during the path, and fourth part horizontal range। तो सिंपल जो भी हमने डिस्कस किया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। यानी u दिया है 98 मीटर पर सेकेंड और थीटा दिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ ही दिया है, जो हमने केस दिया हुआ है ना, हमने इस एग्जाम्पल में जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनाए हैं उनमें जो थीटा यूज हुआ है, दैट थीटा इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अगर क्वेश्चन में वर्टिकल से दिया है तो आप दूसरा पुट करें, मान लो थीटा 30 डिग्री दिया विद वर्टिकल, तो आपका जो थीटा यूज है वो जाएगा 60। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में। तो ये थीटा क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, और इस केस में क्योंकि 98 आ गया ना, तो जी की वैल्यू आप 9.8 ही यूज कर लीजिएगा। तो ये तीन चीजें आप यूज करते जाएं रेंज के लिए, ठीक है, एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट। बस एक ही चीज है कि इसमें टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट भी पूछ लिया है, तो वो आपके पास सिंपल u sin थीटा बाय जी। क्लियर?
ऐसे और भी एग्जांपल्स हम करेंगे, लेकिन इस सारे केस में एक जनरल सी बात जरा और समझें। हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, जैसे किसी भी स्पीड से थ्रो करने की एबिलिटी है, जो थ्रो करने वाला अरेंजमेंट है, जैसे मान लो कोई पर्सन बॉल ही फेंक रहा है, तो उस बॉल को थ्रो करते हुए, या मान लो कोई राइफल है और राइफल से बुलेट फायर हो रही है, तो उसका ना यू, जिस स्पीड से बुलेट फायर की जाती है, वो एक राइफल की अपनी एक एबिलिटी है, दैट यू इज डिसाइडेड, मे बी 100, मे बी 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सिलेक्शन ऑफ एंगल उसकी चॉइस है जो फायर कर रहा है। तो आपको ऐसा एक केस याद रखना है कि मान लो एक गिवन यू कुछ भी हो, उस गिवन यू के साथ हम कैसा एंगल सेलेक्ट करें। फायर करते समय 30 डिग्री करें, देखो एंगल 0 और 90 के बीच में कुछ होना है, बट 0 to 90 के बीच में यू हैव सो मेनी वैल्यूज। तो कौन सा एंगल यूज करें कि हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम आए। तो रेंज का ये एक्सप्रेशन u² sin 2 थीटा बाय जी, इस एक्सप्रेशन से समझें एक बात कि अगर u फिक्स है और g तो फिक्स है ही है, u फिक्स है तो g तो फिक्स है ही है, तो r मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ऑफ दिस एंगल मैक्सिमम होगा। और साइन रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू तो हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि वो तो 1 से ज्यादा। तो आप समझें कि किसी भी गिवन u के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है वो u² बाय जी ही है, क्योंकि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इस बात को एज रिजल्ट याद रखेंगे कि फॉर ए गिवन यू मैक्सिमम पॉसिबल रेंज is u² by g, and to have this maximum possible range थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 अगर मैं पुट करूं तो इसका मतलब होगा कि 2 थीटा इज 90 डिग्री, which means theta is 45 डिग्री। तो यहां से ये पूरी बात एज रिजल्ट कि फॉर ए गिवन यू हम क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेलेक्ट करें कि हमारे पास मैक्सिमम रेंज आए। तो आंसर है 45 डिग्री। जितने भी स्पोर्ट्स के ऐसे इवेंट्स हैं, जैसे एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो होता है या शॉट पुट थ्रो होता है, तो सब थ्रो के केसेस में इस बात की भी वो एथलीट बहुत प्रैक्टिस करता है कि थ्रो करते समय ना जो एंगल है वो एंगल ऐसा सेलेक्ट हो, क्योंकि यू तो एक है, ठीक है, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ा करके ये यू जितना बढ़ सके वो तो एक अलग है ही है बात, लेकिन उस यू के साथ एंगल की भी प्रैक्टिस है। थ्रो करते समय अगर एंगल सेलेक्टेड आपने वैसा नहीं लिया जिसके लिए रेंज मैक्सिमम मिलने वाली है, तो आपको रेंज, क्योंकि उसमें मैक्सिमम रेंज लेना ही तो उस इवेंट में मेन बात है ना, तो ऐसा है। तो ये आपके पास ग्राउंड टू ग्राउंड के केस का ये भी एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट। और इसी रिजल्ट के साथ और एक बात समझें कि मान लो मैं थीटा को 0 सेलेक्ट कर लूं, व्हेन थीटा इज 0, तो वो बॉल या ऑब्जेक्ट एक तरह से कोई पाथ, ये ट्रेजेक्ट्री 0 कर दी मैंने, यानी रेंज 0 हो जाएगी इफ थीटा इज 0। और अगर मैं थीटा को 90 कर दूं तो ये बॉल अप जाएगी और नीचे आएगी, तब भी रेंज 0।
ये समझने की बात यह है कि 45 इस 90 डिग्री का जो बाइसेक्टर 45 था वो मैक्सिमम रेंज है, लेकिन उस 45 से जैसे मैं 45 यहां चला जाऊं तो 0 हो जाता है, और 45 यहां आ जाऊं तो भी 0 हो जाता है। तो ये भी एक रिजल्ट है इंटरेस्टिंग कि उस 45 से आप मान लो इधर 10 गए तो एक रेंज मिलेगी, और उतना ही 10 यहां आओ तो भी आपको वही रेंज मिलेगी। यानी आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन u for two angles of projection with horizontal range is same if जो θ1 है, θ1 वो 45 डिग्री प्लस जितना फाई है, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री माइनस उतना ही फाई हो। वो फाई 45 से लेस ही रहेगा, क्योंकि हमारा वैल्यू 0 और 90 से तो बाहर जा नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि आपने 45 प्लस 10 यानी 55 डिग्री पर जो रेंज मिलेगी उतनी ही रेंज आपको 35 पर मिलेगी। बस आपको u सेम रखना है। जितनी रेंज 45 प्लस 15 यानी 60 पर मिलेगी उतनी ही रेंज 45 माइनस 15 यानी 30 पर मिलेगी। और इसको मैथमेटिकली समझो ना, रेंज आपके पास क्या है? रेंज है 2u sin थीटा u cos थीटा बाय जी। एक्चुअली ये दो एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जिनका ना सम 90 है। देखो आप, इन दोनों का सम क्या है? 90। यानी जितनी रेंज 20 डिग्री पे मिलेगी उतनी ही 90 माइनस 20 पे मिलेगी। जितनी रेंज 20 पे मिलेगी उतनी ही 90 माइनस 20। बहुत आसान। यहां ये थीटा मान लो 30, तो 30 30, लेकिन साइन 30 और कॉस 60 सेम है, कॉस 30 और साइन 60 सेम है। तो जब मैं 30 लूंगा तो ये साइन 30 कॉस 30 आना है 1/2 √3/2, और जब मैं 60 लूंगा तो साइन 60 कॉस 60 साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट है साइन थीटा कॉस थीटा, तो किसी थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए ये प्रोडक्ट ने सेम ही रहना है, क्योंकि एक बार जो साइन थीटा और कॉस थीटा है 90 माइनस थीटा लेने पर ये कॉस थीटा बन जाएगा और ये साइन थीटा बन जाएगा। तो ये बात भी एज रिजल्ट याद रखेंगे कि फॉर ए गिवन यू ऐसे दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, और उन दो एंगल्स की कंडीशन ये है कि वो दोनों ना कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उन दोनों का जो सम है वो 90 है, और अगर वो एंगल 45 से लेस है यानी 45 माइनस 5 है, तो अगर ये ट्रेजेक्ट्री है तो 45 प्लस 5 ये ट्रेजेक्ट्री होनी है। यानी ये समझेंगे आप बात कि ऐसा नहीं है कि दोनों का ट्रेजेक्ट्री भी सेम है। इसमें से जो 45 माइनस 5 है ना, वो ये नीचे वाला होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, इसका एच मैक्स भी कम होगा, और जो 45 प्लस 5 है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा और उसका एच मैक्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतनी सारी बात इसके साथ याद रखनी है।